जब भी हम कहीं प्राइवेट कॉलेज लेने की बात करते हैं तो हमारे पास गाजियाबाद, नोएडा इन सब के नाम ज़रूर आ जाते हैं कि यार अगर यहाँ पे मिल जाता, गाजियाबाद में कोई प्राइवेट अच्छा कॉलेज मिल जाता तो बहुत सही रहता, क्योंकि शहर अच्छे हैं। ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट के अंदर आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस आ जाते हैं। जैसे नोएडा हो गया, गलगोटिया हो गया, आपके पास AKGC हो गया, आपके पास GL बजाज हो गया। तो इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे अच्छे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और आपके पास UPTU एक इतना शानदार रास्ता है, UPTU की काउंसलिंग, जिससे आपको ना ही डोनेशन देना होता है, ना ही कुछ देना होता है। एक अच्छे तरीके से आप एडमिशन ले लेते हो। इनफैक्ट अगर आप उत्तर प्रदेश के हो, आपकी इनकम कम है, तो आपके पास यहाँ पे फी वेवियर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपकी फी पूरी माफ हो जाती है। तो आप कहीं ना कहीं UPTU की काउंसलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा कम है और प्राइवेट वगैरह में जाने की आप सोच रहे हो, डोनेशन वगैरह नहीं दे पाओगे, तो ये एक शानदार सा रास्ता है आपके लिए। इस वीडियो के अंदर UPTU के बारे में सारी की सारी जानकारी दूंगा, कैसे काउंसलिंग होती है, किस तरीके से चीज़ें काम करती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। मैं बात करूंगा कुछ ओवरव्यू की यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग के बारे में। फिर बात करूंगा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए होंगे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर मैं बात करूंगा काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से चलती है यहाँ पे। इसके बाद मैं बात करूंगा कि टॉप के कॉलेजेस कौन कौन से यहाँ पे, जहाँ आप एडमिशन ले सकते हो, जहाँ पे आपके पास चांसेस होंगे। कुछ की पॉइंट्स की भी मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले। तो इतनी बातें वीडियो के अंदर होने वाली है, एंड तक जरूर से आप देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग के ओवरव्यू के बारे में, तो UPTU की काउंसलिंग आपकी कहीं ना कहीं JEE मेंस के रैंक के बेसिस पे होती है। जो आपके पास रैंक आता है CRL रैंक, उसके बेसिस पे होता है। बेसिकली आपके पास अगर कोई कैटेगरी रैंक भी आती है तो उसका आपको यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। जितने भी स्टेट काउंसलिंग होते हैं उसमें कैटेगरी रैंक का काम नहीं होता है। आप अगर अपने स्टेट के हो, उत्तर प्रदेश के ही हो, फिर आपकी कैटेगरी जरूर लगेगी, लेकिन CRL रैंक के बेसिस पे ही आपकी अलॉटमेंट आती है। वो कैसे प्रोसेस होगा, वो काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ ओवरव्यू की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप जाके सिंपली रजिस्टर करते हो UPTU के ऑफिशियल वेबसाइट पे। 1000 रुपए की आपको फी लगती है। वहां पे आप रजिस्टर कर लोगे, सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर देते हो। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है और फिर काउंसलिंग की फर्दर प्रोसेसेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको लग रहे होंगे वो थोड़ी सी बड़ी बात है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपको 10वीं की मार्कशीट, आपको 12वीं की मार्कशीट, 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। सर्टिफिकेट के बारे में मैं कहूँ तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, ये सब चीज़ें आपको चाहिए होगी एडमिशन के दौरान। ठीक है, इसके बाद आपको कहीं ना कहीं JEE मेंस का रैंक कार्ड चाहिए होगा, JEE मेंस का एडमिट कार्ड चाहिए होगा। एडमिट कार्ड जिस सेशन में आपके अच्छे परसेंटाइल आए हैं उसका आपको देना होगा, तो वो चीज़ आप दे दोगे यहाँ पे। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप उत्तर प्रदेश के हो। आपको कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप TFW वगैरह क्लेम कर रहे हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कोई कैटेगरी है आपकी तो। इसके बाद आपको कहीं ना कहीं मेडिकल सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद आपको गैप ईयर एफिडेविट देना होगा। अगर आपने ड्रॉप लिया था 1 या 2 साल का, गैप ईयर एफिडेविट क्या होता है कि आप अपने नियर बाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो, किसी लॉयर से आप बनवा सकते हो कि मेरा ये 1 साल गैप था या 2 साल गैप था, मैं JEE की प्रिपरेशन कर रहा था, वो एक एफिडेविट बनवा के आपको दे देगा। वो भी आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है, ऑनलाइन नहीं करना होता है। जब आप एडमिशन के लिए जाओगे उस टाइम आपसे मांगेंगे, तो पहले बनवा के रख लो, तो वो ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए रहेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह भी चाहिए होगा। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए होती है डॉक्यूमेंट के अंदर, मैंने बात की। इसके बाद कहीं ना कहीं मैं बात करूँगा कि आपको यहाँ पे कौन कौन से, कैसे काउंसलिंग प्रोसेस चलती है, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चलती है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हो, 1000 रुपये की फी है, सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप अपलोड करते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे करते हो। बेसिकली बात ऐसी है कि अगर आपके पास, आप उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हो, आपने 12वीं बाहर से पास की है, फिर भी आप उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल आपको मिल जाएगा। अगर आपने 12th की है उत्तर प्रदेश से और बाहर से हो, फिर भी आपको मिल जाएगा डोमिसाइल, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं भी है तो 12th के मार्कशीट पे भी आपको यहाँ पे डोमिसाइल मिल जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट की बात हो गई। काउंसलिंग प्रोसेस में आप सिंपल जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हो, 1000 रुपये की फी लगती है, सारा डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है।
उसमें क्या होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, जो आपने मान लो आपने TFW क्लेम किया, TFW क्या होता है, जिसमें आपकी 6 लाख से कम इनकम होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश के आप कैंडिडेट होने चाहिए। तो आपके देखेंगे कि जो इनकम सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया, क्या वो अथॉरिटी जो बनवा के आपको दी है, जैसे मान लो तहसील से आपने बनवाया है, क्या वो सही है इनकम सर्टिफिकेट, किस तरीके से चीज़ें हैं वो आपका चेक करते हैं। और अगर आपका सही निकलता है तो इजीली आपका कोई दिक्कत नहीं, वेरीफाई हो जाता है। और छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जैसे आपके पापा का नाम धर्मेंद्र है, आपने धर्मेंद्र कहीं पे आपके आ गया है तो कोई बात नहीं है, वैसे स्पेलिंग वाली चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, तो उसको आप इग्नोर ही करो। डॉक्यूमेंट ईजिली आपका वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। टोटल 6 से 7 राउंड की काउंसलिंग होती है, 4 से 5 नॉर्मल राउंड के काउंसलिंग होते हैं। इस बार क्या होगी वो शेड्यूल आने के बाद आपको डिटेल में बताया जाएगा, दोबारा वीडियो बना के। तो अभी आपके मान लो 4 से 5 राउंड होते हैं। पहले राउंड के अंदर आपको चॉइस फिलिंग का डेट दिया जाता है कि 4 से 5 दिन आपको चॉइस फिलिंग कर ली है। चॉइस फिलिंग क्या होता है कि आपको बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट वहाँ पे मिलती है। उन बहुत सारे कॉलेजेस में आप अपने हिसाब से कॉलेजेस को अरेंज करते हो कि पहले पे मुझे IIT लखनऊ चाहिए, दूसरे पे KNIT में CSE चाहिए, तीसरे पे मुझे मैकेनिकल पसंद है तो AITH में मुझे मैकेनिकल चाहिए। तो ऐसे आप चीज़ों को अरेंज करते हो अपने हिसाब से। तो वो अरेंज करने के बाद आप सबमिट करते हो, फिर 2 से 3 दिन के अंदर आपका अलॉटमेंट आ जाता है कि आपको ये कॉलेज मिला है। अब ये कॉलेज मिला है तो आपके पास वहां पे 3 ऑप्शन होंगे, या तो आप छोड़ दो UPTU की काउंसलिंग, मुझे आगे करनी ही नहीं है। उसके बाद बाकी 2 ऑप्शन होंगे आपके पास जिसमें आपको 20,000 रुपए की फी पे करनी होगी। या तो आप सीट एक्सेप्ट कर लोगे, जिसको हम लोग फ्रीज कहते हैं, और फिर आपको वो सीट मिल जाएगी, आप आगे पार्टिसिपेट नहीं करोगे। दूसरा होता है आपके पास फ्लोट का ऑप्शन, जैसे आप 20,000 रुपए पेमेंट करोगे और उसके बाद आप फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट करोगे, और फर्दर राउंड्स के अंदर आपको सीट अगर आपके मिले हुए कॉलेज जो आपको मिला है जितने नंबर वाला, उससे ऊपर का अगर मिलता है तो आपको कॉलेज मिलेगा, और दोबारा आपको वहां पे फ्लोट या फ्रीज का ऑप्शन वहां पे रहेगा, दोबारा फी पे आपको नहीं करनी होगी। अगर आपने फ्रीज कर दिया है तो आप सिंपल 2 से 3 राउंड जब हो जाएंगे तो आपको डेट दी जाएगी कि आप जितने लोगों ने 2 राउंड तक 3 राउंड तक फ्रीज कर रखा है वो जाके कॉलेज में विजिट करें और वहाँ पे रिपोर्टिंग करें। तो आप सारा डॉक्यूमेंट लेके पहले सेमेस्टर की फ़ी लेके वहाँ पे जाओगे और आपका वहाँ पे आराम से ईजिली एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। और 20,000 रुपये उसी फ़ी में, पहले सेमेस्टर की फ़ी में मैनेज हो जाती है, तो वो UPTU का अपना कनेक्शन रहता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जिन्होंने फ्लोट किया है, मान लो फ्लोट कर दिया, तो अब सेकेंड राउंड में उनको कुछ मिल गया, थर्ड में मिल गया, फ्लोट करते गए। अब एक समय ऐसा आता है जब आपको उसके बाद 20,000 में से एक भी पैसा रिफंड नहीं मिलेगा अगर आप फ्रीज नहीं करोगे, और ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाता है। चौथे राउंड के अंदर जब आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली वो फ्रीज हो जाता है। अगर आपको नहीं मिल पाता है कोई कॉलेज, फिर आपका जो पैसा है उसमें से 10,000 रुपये रिफंड आ जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप बहुत समझदारी से वहाँ पे पार्टिसिपेट करें कि मान लो 4th राउंड के अंदर कुछ जाके आपको वहाँ पे मिल गया तो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा और आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए बहुत लोग 3rd के अंदर विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई कॉलेज एक बार फ्रीज हो गया तो आप स्पॉट के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और स्पॉट के अंदर 2 राउंड होते हैं। जो सीट्स वेकेंट रह जाती है जिन भी कॉलेजेस के अंदर, स्पॉट राउंड में काउंसलिंग होती है और वहाँ पे बहुत कम रैंक पे आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं। स्पॉट के अंदर अलग से विंडो ओपन होती है, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ एक बार अगर आपने एडमिशन ले लिया किसी कॉलेज में तो स्पॉट में पार्टिसिपेट करने का कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कुछ अच्छे कॉलेजेस की। तो मैं बात करूंगा IIT लखनऊ हो गया आपके पास, KNIT सुल्तानपुर है, BIT झांसी है आपके पास, REC अम्बेडकर नगर है, बांदा है आपके पास, मैनपुरी है आपके पास, आजमगढ़ है आपके पास। RECs हैं, 6 से 7 RECs हैं। इसके बाद आपको कहीं ना कहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी, CSJMU कानपुर है। CSJMU कानपुर की अपनी अब अलग से काउंसलिंग होती है, UPTU से नहीं होता वो। MJPRU रायबरेली आपके पास, DDU गोरखपुर है आपके पास, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है आपके पास। तो कॉलेजेस हैं बहुत सारे आपके पास। जो टॉप के 3 हैं मैंने बताया, KNIT, BIT और IIT, AITH कानपुर भी। ये 4 कॉलेजेस हैं ऐसे जिसमें कि लोग ज़्यादातर टारगेट करते हैं और इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। कुछ प्राइवेट के भी नाम यहाँ पे मैं बताऊंगा। AKGC हो गया आपके पास जो कि सबसे टॉप माना जाता है। JSS नोएडा, फी बहुत कम है। GL बजाज हो गया आपके पास, गलगोटिया हो गया आपके पास,
कहीं ना कहीं ये कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं यहाँ पे, इनमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। इनमें डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, लेकिन डायरेक्ट क्या ही जाना, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, आप TFW क्लेम करना चाहते हो तो फ़ी आपकी माफ़ हो जाती है। चलो कुछ फी कम हो, थोड़ी सी ही कम हो, लेकिन फ़ी कम हो जाती है, तो उस चीज़ को आप कंसीडर करें। कंसीडरेबल है बातें, और डायरेक्ट एडमिशन लेने से बेहतर है UPTU के काउंसलिंग से एडमिशन लेना पूरे प्रोसेस से, और अच्छी अच्छी ब्रांचेस भी कम कम रैंक पे आपको यहाँ पे मिल जा रही होती है। तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, थोड़ी सी इच्छुक हो, पेशेंस रखो, समय है अभी, काउंसलिंग होने दो, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कुछ की पॉइंट्स की, तो की पॉइंट्स के अंदर मैं यही कहूंगा, अगर आप उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हो तो प्लीज़ जरूर से पार्टिसिपेट करें, इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको यहाँ पे। और अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा कम है, दूसरे स्टेट से भी हो, तो भी आप पार्टिसिपेट करें। अगर आपको प्राइवेट लेना है, दूसरे स्टेट से हो, अगर यूपी के हो प्राइवेट लेना, फिर तो करो ही करो, और अगर दूसरे स्टेट से हो प्राइवेट कॉलेज लेना, फिर भी आप पार्टिसिपेट करो। यहाँ पे TFW आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, प्राइवेट लेने का एक जेन्युइन तरीका है, एक अच्छा तरीका है, बहुत कम रैंक पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखें। बाकी UPTU की कॉलेज प्रिडिक्टर हमने अपने वेबसाइट पे डाल रखी है, वहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। आप अपनी रैंक के बेसिस पे देख सकते हो कि मुझे कौन से प्राइवेट और कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, collegemitra.net.in/predictor.html पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में दिख जाएगी कि आप कहीं ना कहीं हमारी वेबसाइट पे जाके अपनी रैंक के बेसिस पे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मुझे ये सब कॉलेजेस उत्तर प्रदेश UPTU के अंदर मिल रहे हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जरूर से उठाएं। बाकी अगर ये वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू आपको मिली हो, थोड़ी सी चीज़ें समझ में आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि UPTU की काउंसलिंग की प्रोसेस इस तरीके से होती है सारी चीज़ें। और जब डेट्स वगैरह आएगी तो मैं डिटेल में आकर वीडियो बनाऊंगा, वो चीज़ रहेगी। चॉइस फिलिंग हो गया, आपका अपडेट्स हो गई, सारी बातों के अंदर मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।